नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की भी और तमाम अन्य राज्यों की भी, जहां पर चुनावी हलचल अब जोरों पर है। लेकिन यूपी की यदि हम बात करें तो यूपी चुनाव से पहले सपा और साइकिल पर अखिलेश की जीत के बाद जोश का क्या नज़ारा है और साइकिल को हाथ का साथ कैसे मिल रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। गठबंधन पर सपा और कांग्रेस के खेमे में जो उत्साह है उसका नज़ारा आपके सामने पेश करेंगे। बताएंगे आपको कि सियासी खेल का असली बाजीगर कौन है। इस खेल में चाहे कोई भी जीतता या कोई हारता दिख रहा है, लेकिन दरअसल खिलाड़ी जो जीता है वो कौन है, उसका राज हम आपके सामने खोलेंगे। और क्या है राम गोपाल का गेम प्लान, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर सपा परिवार में अमन का जो माहौल आया है और इस अमन के माहौल के पीछे कौन से समझौते हुए हैं, किस तरह का माहौल बनाया गया है अखिलेश यादव की तरफ से और मुलायम सिंह यादव की क्या उसमें भूमिका रही है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। अखिलेश के घोषणा पत्र में कौन कौन से तोहफे मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश को, ये आपको हम बताएंगे। और यूपी में जब चुनावी जंग के लिए पर्चे दाखिल करने का जो काम है वो शुरू हुआ है और इससे तमाम सियासी दल किस तरह से ले रहे हैं, ये सब आपके सामने हम रखेंगे, समझेंगे। उम्मीदवारों के चुनाव में बीजेपी का क्या गणित है और चुनाव से पहले नेताओं के रूठने मनाने का जो दौर है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही कहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, ये हम आपको बताएंगे। और दिखाएंगे आपको कि नोटबंदी के बाद कितने सुधरे हैं हालात, वाकई सुधरे भी हैं या बस कहा जा रहा है कि सुधर गए हैं, ये पूरा रियलिटी चेक आपके सामने रखेंगे। चुनावी माहौल में मदरसों में भी मिड डे मील देने का जो सरकार ने ऐलान किया है उससे कैसे लिया जाना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और क्रिकेट के बाद दूसरे खेलों में चल रहे खेल पर सुप्रीम कोर्ट की जो नज़र है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसकी कैसी तैयारी चल रही है उसका हम जायजा आपके सामने रखेंगे। ठंड हर तरफ पड़ रही है, इसमें पूरे देश में ठंड का क्या माहौल है ये भी आपको बताएंगे। बात साहित्य की भी होगी, इतिहास की भी होगी और फिल्म की भी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और हालांकि ठंड लगातार बढ़ रही है और भारत का काफी हिस्सा ठंड के चपेट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड और गोवा, वहां पर सियासी गर्मी अपने शबाब पर है। सपा के भीतर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए साइकिल चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया। इस गर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अंदरूनी गर्मी की हम बात कर रहे हैं और जब से अखिलेश यादव को साइकिल का चिन्ह मिला है, जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक बेहद उत्साह में हैं। और आज मंगलवार को मुलायम सिंह यादव के घर पर मिलने वालों का भी तांता लगा रहा। उधर अखिलेश गुट की ओर से जारी एक पोस्टर में मुलायम के सामने अखिलेश को हाथ जोड़े दिखाया गया है और ये इस बात को साबित करता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुलायम से लड़ने वाले बेटे के रूप में उन्हें जाना जाए और इसी वजह से अब पोस्टर पे भी जो तस्वीरें हैं वो बदल दी गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक एड आया था और एक प्रमोशनल एड जो था वो कुछ इस तरह का था जिसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र तक नहीं था। और अब अखिलेश यादव को आशीर्वाद तो मिल ही चुका है उनके पिता का और अखिलेश यादव भी अपने को अच्छे बेटे के तौर पर दिखाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी उनके पिता चाहते हैं वो करेंगे। गौरतलब है कि कल जब अखिलेश यादव अपनी जीत के बाद यानी कि साइकिल चिन्ह और पार्टी के मिलने के बाद अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव टिकट बांट सकते हैं और वही टिकट बांटे, बस उनकी सलाह ले ली जाए। चुनाव आयोग में फतह के बाद अखिलेश गुट की ओर से 2 पोस्टर जारी किए गए हैं। एक पोस्टर में मुलायम सिंह की बड़ी सी तस्वीर के सामने छोटे से अखिलेश हाथ जोड़े खड़े हैं और दूसरे में मुलायम के चेहरे के पीछे अखिलेश का चेहरा है और दोनों पोस्टरों में लिखा है कि आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से।
यह कोशिश शायद इसलिए है कि कहीं जनता में यह संदेश न चला जाए कि बेटे ने पिता से सत्ता हथिया ली और चुनाव में इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। उधर चुनाव आयोग में मात खाने के बाद मंगलवार को मुलायम सिंह के घर पर शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी मिलने पहुंचे। इसके बाद नेताजी के खास समर्थकों में शामिल गायत्री प्रसाद प्रजापति ने भी मुलाकात की। तकरीबन 4.5 घंटे चली इस मुलाकात के बाद ये नेता चुपचाप निकल गए। लेकिन इस बीच नेताजी ने मुख्यमंत्री को 38 लोगों की सूची दी, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जो नेताजी के करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और शादाब फातिमा का भी नाम शामिल है। मुलायम सिंह यादव कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे। अखिलेश यादव सूची तैयार कर मुलायम सिंह से अंतिम मुहर लगवाएंगे। मुलायम सिंह यादव संरक्षक के तौर पर मुहर लगाएंगे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि जसवंत नगर से चाचा यानी शिवपाल ही चुनाव लड़े। इन तमाम बातों पर गौर करें तो साफ है कि पार्टी में अब कोई टूट नहीं है। अटकलें कई लगाई गई कि नेताजी लोकदल के साथ मंच साझा करके चुनाव में ताल ठोकेंगे। ये भी खबर आई कि अखिलेश के खिलाफ नेताजी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सोमवार को नेताजी भी अखिलेश पर भड़कते हुए नजर आए थे। इस बीच मुख्यमंत्री के करीबी और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव में जाया जाएगा। वहीं आने वाले कुछ दिनों में गठबंधन की स्थिति भी साफ हो जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र को हमेशा नेताजी ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र दस्तावेज की तरह होता है और जब जब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया और सरकार आई तो सारी चीजें लागू की गईं, धरातल पर उतरी, जमीन पर उतरी। पिछले कुछ दिनों में सपा के भीतर जारी घमासान का पटाक्षेप हो चुका है। नेताजी और अखिलेश फिर पास पास है। ऐसे में नेताजी का साथ और गठबंधन के बाद कांग्रेस के हाथ के साथ अखिलेश को जनता कितना सराहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विक्रम मिश्र, APN, लखनऊ। आमतौर पर यदि आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ की तस्वीरें याद करें तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब अखिलेश ने मुलायम सिंह की शान में कोई गुस्ताखी की हो, लेकिन एक सहज बेटे की तरह जिद करते भी वो कभी दिखे नहीं आमतौर पर। हालांकि एक तो मौका ऐसा जरूर आया जब वो थोड़े नाराज दिखे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोशिश जरूर की है मुलायम सिंह की इज्जत का ख्याल रखने का। और मुलायम सिंह यादव भी जब जब अखिलेश के सामने रहे या मंच उन्होंने साझा किया अखिलेश के साथ, वो एक पिता के तरह ही रहे। अब ऐसा लगता है कि इस जीत के बाद मुलायम सिंह यादव ने ये अच्छी तरह से मान लिया है कि वो अब एक ऐसे बेटे के पिता हैं जो कि आने वाले समय में उनकी पार्टी की धरोहर को आगे ले जाएगा शायद। और अब तक अखिलेश यादव कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आमतौर पर यदि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता रहते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाए, बहुत आगे तक बात जाती रही लेकिन बात बिगड़ती रही। लेकिन अब समाजवादी परिवार के कलह में विजयी होने के बाद अखिलेश यादव चुनावी रणनीति और गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जोश में भरी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने तो ऐलानिया तौर पर कह भी दिया है कि सपा के साथ गठबंधन होगा। कैसे होगा, कितनी सीटों पर होगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। वहीं शीला दीक्षित ने भी कांग्रेस की सीएम पद के चेहरे के तौर पर अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। बीजेपी और बीएसपी इसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हताशा बता रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सपा को और कांग्रेस को इस साथ का कितना फायदा होता है। पिता मुलायम से सपा में वर्चस्व की जंग जीत लेने के बाद अब अखिलेश यादव यूपी की सियासी जमीन पर विपक्ष को पटखनी देने की योजना में जुट गए हैं। कांग्रेस का हाथ भी अखिलेश की साइकिल को और रफ्तार देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अब तक गठबंधन को लेकर कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही बिहार की तर्ज पर यूपी में भी सपा, कांग्रेस और आरएलडी साथ साथ नजर आ सकते हैं। कांग्रेस से महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। रामगोपाल यादव के इस बयान ने सपा और कांग्रेस के बीच महागठबंधन के संकेत दिए, तो एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस को अपने ऊपर कितना भरोसा और इस गठबंधन से कितनी उम्मीदें हैं, इसकी तस्दीक की शीला दीक्षित ने, जो आसानी से अखिलेश के लिए मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार हो गई हैं।
इस वक्त सिर्फ इतना बताया क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे होगा नहीं होगा। तो आपकी ये जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए अभी सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। The CM candidature, naturally, if two parties have come together and they both had different CM candidates, you can't have two candidates as CM. So I would like to gracefully withdraw. सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की खबरों पर विपक्ष की पैनी नजर है। विपक्ष ने इसे सपा और कांग्रेस की हताशा करार दिया। 100 समझौते में सीटें उनकी जा रही हैं, तो जहां पर वो जीतने वाली थी, सपा का वोट कांग्रेस को या और किसी दल को ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वो सारा का सारा वोट फिर इन सीटों का भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला है, इसलिए भाजपा को तो लाभ इससे होने जा रहा है। एक गेट की पार्टी, एक उत्तर प्रदेश में खनन और भू माफिया की पार्टी, दूसरा राजनीतिक तौर पर ये जो अधपकी खिचड़ी है जनता को पसंद नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए अखिलेश की साइकिल पर बैठकर सत्ता की गलियारों तक पहुंचने का मौका है, तो अखिलेश यादव भी घर में मची कलह से हुए नुकसान की भरपाई कांग्रेस की मदद से करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मुलायम सिंह यादव को भी मनाने की कोशिश की थी और यहां तक भी दावा किया था कि गठबंधन हो जाने से वे राज्य की कुल 403 सीटों में से 300 पर जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस गठबंधन के अस्तित्व में आने से मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा। अब संभावना ये जताई जा रही है कि गठबंधन में कांग्रेस को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरएलडी को सपा 20 से 30 सीटें देगी। बाकी बची सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इस बीच सबसे जो एक मौजूद खबर है, और इन तस्वीरों में भी जो आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित ने तपाक से कहा कि 2 मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते, इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगी। दरअसल इस गठबंधन से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है शीला दीक्षित, क्योंकि उनकी पूरी इज्जत इस पर दांव पर लगी थी और उनको लेकर तमाम विवाद भी चल रहे थे और उन सब चीज़ों से शीला जानती थी कि ये वो बाजी है जिसमें उनकी हार सुनिश्चित थी। अब कम से कम शीला दीक्षित इस पूरे कलंक से बच जाएंगी और आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक भविष्य भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकता है। और तलब है कि यूपी में हार के बाद शायद ही शीला दीक्षित का कोई राजनीतिक भविष्य रहता है। इस वजह से भी शीला दीक्षित सबसे ज़्यादा खुश हैं। उधर खुश और भी कई लोग हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार का जो विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद अनोखा और खास रहने वाला है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों ने न तो अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी किया है और न ही सभी सीटों पर प्रत्याशी। अखिलेश का कांग्रेस से चुनावी तालमेल लगभग तय है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, बस इसकी घोषणा मात्र होनी बाकी है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र न जारी करके अखिलेश सपा का अलग चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। आपको हम ये बताते हैं कि यदि अखिलेश यादव अपना अलग मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो इसमें क्या कुछ खास होगा, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी और साइकिल सिंबल मिलने के बाद लोगों की उत्सुकता अब ये जानने में कि एक अलग छवि का दावा करने वाले अखिलेश जनता से क्या क्या वादे कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के सपा के चुनावी घोषणा पत्र में क्या होगा। किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। किसानों के लिए अलग से बिजली व्यवस्था के मैनिफेस्टो में घोषणा की जा सकती है। ट्यूबवेल चलाने के लिए अखिलेश सरकार अलग से बिजली सप्लाई मुहैया कराएगी। इसके लिए अलग से फीडर लगाए जाएंगे। घोषणा पत्र में इस वादे का जिक्र भी हो सकता है कि जिस दिन ट्यूबवेल के लिए फीडर अलग हो जाएंगे उस दिन अखिलेश सरकार सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त कर देगी। स्मार्टफोन साबित हो सकता है तुरुप का इक्का। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि सत्ता में वापस आने पर उन सभी 12वीं पास युवकों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे जिन्होंने खुद को इससे संबंधित साइट पर रजिस्टर कराया हुआ है। अखिलेश ने अपनी इस योजना को तुरुप का इक्का करार दिया है। टीम अखिलेश ने इस योजना के माध्यम से उन युवाओं पर निशाना साधा है जो पहली बार वोटर बने। ऐसे वोटर्स की संख्या लाखों में है और ये चुनाव को पलटने की ताकत भी रखते हैं।
आसरा योजना के तहत बड़ा घर। आसरा योजना के तहत गरीबों को राज्य सरकार एक कमरे का घर मुहैया कराती है, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ही दिन पहले ये घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनी तो एक कमरे के बजाय गरीबों को 2 कमरे का घर दिया जाएगा। 24 घंटे बिजली सप्लाई। अखिलेश सरकार ने हाल ही में दावा करना शुरू किया है कि शहरों में 24 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है। अब अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का वादा कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों के लिए फंड। प्रदेश के ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों में बच्चे आज भी दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। फंड की कमी के चलते स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। अखिलेश यादव घोषणा पत्र में स्कूलों को फर्नीचर देने का वादा कर सकते हैं। साथ ही राज्य के हर गांव में चलाए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार का वादा भी कर सकते हैं। कई और एक्सप्रेसवे। अखिलेश यादव बेहतरीन सड़कों के विकास के लिए बेहद अहम मानते हैं। उन्हें हर बार ये कहते सुना गया कि रफ्तार जितनी तेज होगी, विकास की रफ्तार उसी अनुपात में 3 गुना तेज होगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को वो विकास मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। इसी तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी बनाए जाने की घोषणा की है। अब अखिलेश यादव कई और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में कर सकते हैं। इस कड़ी में बुंदेलखंड को लेकर घोषणा तय मानी जा रही है। 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा। अखिलेश यादव ने आचार संहिता से ठीक पहले प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया था। हालांकि इन्हें अभी एससी का दर्जा मिलना बाकी है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में इन जातियों के लिए अखिलेश यादव बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। कई शहरों में मेट्रो की शुरुआत। राजधानी लखनऊ की तर्ज पर राज्य के कानपुर, वाराणसी सहित दूसरे शहरों में मेट्रो की शुरुआत का भी अखिलेश अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में दावा कर सकते हैं। उनके घोषणा पत्र पर इसलिए सभी की निगाहें, क्योंकि उससे जाहिर होगा कि विकासवादी राजनीति की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या इसे लेकर सचमुच में गंभीर है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अखिलेश यादव अब पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। किसी भी हाल में इस चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं और इस बीच बड़े बड़े सियासतदान हैरान होकर बहस में जुटे हैं कि जीत अखिलेश की हुई है या मुलायम की। दुनिया समझ रही है कि बेटे ने बाप को हराया है, लेकिन मुलायम को जानने वाले ये बताते हैं कि बाप ने बेटे को ऐसी जंग में जिताया है जिसमें उसकी शिकस्त लगभग तय थी। उनके मुताबिक सियासत का ये दांव 1000 साल पुराना है। याद कीजिए, जब रुस्तम और सोहराब ने आपस में जंग लड़ी थी तो जीत किसकी हुई थी? सोहराब एक पिता थे और वो जान गए थे कि रुस्तम उनसे लड़ रहा है और ऐसे में उन्होंने रुस्तम को जिता दिया था। दरअसल जीत कर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। वक्त बदल गया है, हथियार बदल गए हैं, किरदार भी आपस में अदल बदल गए हैं, लेकिन शाहकार नहीं बदले। जनाब, ये वो दास्तान रुस्तम सोहराब है जो फिरदौसी ने नहीं, आज के दौर में लिखी गई है। इस किस्से में मुलायम सिंह रुस्तम नहीं, रुस्तम से बेहतर अदाकार साबित हुए हैं। हर शख्स उधेड़बुन में है कि आखिर ये हुआ क्या। नगाड़े बजे, मैदाने जंग सजा, शमशीरें खींची, एक दूसरे पर वार पलटवार भी हुए, लेकिन खून का एक कतरा न निकला। लोग पूछते हैं कि कत्ल किए हो या करामात किए हो। बागी शहजादे की तरह अखिलेश ने सल्तनत के खिलाफ बगावत तो कर दी। रुस्तम सोहराब की तरह वालिद मुलायम से आमने सामने की जंग भी हुई। जमाने की नजर में जीत सोहराब की हुई, लेकिन सियासत के रुस्तम मुलायम बेटे के मुहाफिज साबित हुए। बेटे का बाल बांका न हुआ, उन्होंने बेटे से शिकस्त खाकर उसे जिता दिया। फिरदौसी का रुस्तम अपने खून को पहचान नहीं पाया, लेकिन यहाँ खून खून की तरफ दौड़ा। 1-2 बार पैंतरे दिखाए, लेकिन जीत आखिर में सोहराब को बख्शी।
कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मजे की बात ये है कि सपा के रुस्तम अपने सोहराब के ही दुश्मन खेमे के सिरमौर बन गए। अपने लाडले से खुद तलवारबाजी करते रहे और चाचाओं को नापाक नजर डालने का मौका ही न दिया। दुनिया कहती रही कि सियासत जो न कराए, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा करती है, लेकिन भूलिए मत जनाब, इस किरदार को मुलायम कहते हैं। आज के दौर की सियासत का रुस्तम। बागियों की बागडोर अगर मुलायम न थामते तो समाजवादी फौज के बंटवारे का भय था। बड़ा धड़ा चाचाओं के हिस्से में जाना तय था। अब अखिलेश की शिकस्त का खतरा था, लेकिन आज की सियासत के रुस्तम मुलायम सिंह ने बेटे पर वार कर मौका किसी को तब तक नहीं दिया जब तक अखिलेश ने समाजवादी किला फतह नहीं कर लिया। पार्टी के तख्त पर सोहराब की ताजपोशी के बाद अब बागी भी कोर्निश बजाने के लिए मजबूर हो गए हैं। नेताजी सिर्फ रुस्तम नहीं, सबको रुस्तमे सियासत कबूल हो गए हैं। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। इसे कहते हैं मुलायम सिंह, जिसे सियासत का बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस पूरी लड़ाई का असली बाजीगर कौन था, ये हमने आपके सामने रखा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया, जो 24 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण में 73 सीटों पर 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। इस चरण में ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की हैं। इनमें से बहुत सी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का जो है वो नतीजों पर असर डालने की ताकत रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं पहले चरण के चुनाव पर और यहाँ के समीकरण पर। यूपी में 17वीं विधानसभा के पहले चरण की 73 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 24 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस बार नामांकन पत्रों पर प्रत्याशी की फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है और नागरिकता संबंधी शपथ पत्र भी देना जरूरी होगा। प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी की शाम 3 बजे तक फॉर्म ए और फॉर्म बी दाखिल कर सकेंगे। ये दोनों फॉर्म किसी दल के अधिकृत प्रत्याशी होने और पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहले चरण में 2.59 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। 1 करोड़ 42 लाख पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 17 लाख है। पहले चरण के मतदान केंद्रों की संख्या 14,514 है। रिपोर्ट, APN। उधर बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों के नामों का कल ऐलान किया था। बीजेपी की इस पहली सूची में जाति समीकरण पर अगर नजर डालें तो पार्टी ने 56 पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। वहीं इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट ही जीत हार तय करने के हालात में है। ऐसे में विरोधी बार बार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, आखिर वो इस नारे को कितना समझती है और कितना अमल में लाती है। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। यूपी के लिए घोषित 149 नामों में जाट, गुर्जर, लोध और अन्य गैर यादव समुदाय के 56 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। ये 56 उम्मीदवार घोषित 124 अनारक्षित सीटों के करीब 45% हैं। बीजेपी के लिस्ट में 26 ठाकुरों और 15 ब्राह्मणों को भी जगह मिली है। इसके अलावा 15 जाट और 4 गुर्जर सूची में शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो सिर्फ 1 सिख को टिकट दिया गया है, जबकि पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है।
खास बात ये है कि जिस पश्चिम यूपी में इन चरणों में चुनाव होना है वहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार संभल में 77.67, अमरोहा में 73.8, रामपुर में 50.57, मुरादाबाद में 46.79, बदायूं में 43.94, देवबंद में 71.6 और कैराना में 80.74% मुस्लिम आबादी है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, लेकिन यहां भी पार्टी को एक अदद मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़ा करने को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की देर रात अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। विजय बहुगुणा भी कांग्रेस नेताओं के साथ रहेंगी। ये मुलाकात देर रात होने की खबर बताई जा रही है। खबर ये भी है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश अपने बेटे के टिकट के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं और बीजेपी से भी संपर्क में हैं। उधर राजेंद्र भंडारी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और वो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। दूसरी ओर राज्य में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की भी मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। टिकट कटने से नाराज कई नेता बगावत कर सकते हैं। बीजेपी के कई विधायक मुख्यमंत्री हरीश रावत के संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में दोनों ही दलों को एक दूसरे नेताओं से चोट लग सकती है, लेकिन बड़ी चोट कांग्रेस को लग सकती है। और पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में असंतोष साफ तौर पर नजर आने लगा है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की खबरों से साफ इनकार किया और आज सांपला ने इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात भी की। सूत्रों का कहना है कि सांपला फगवाड़ा सीट से लेकर असंतुष्ट हैं। इस सीट पर बीजेपी ने उनकी मर्जी के खिलाफ सोम प्रकाश को टिकट दिया है और इसी को लेकर सांपला नाराज है। हालांकि सांपला ने बार बार ये कहा कि मीडिया में आ रही खबरें गलत हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सांपला जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे उससे बीजेपी के अंदर भी संकट के बादल मंडराते दिखने लगे थे। पंजाब में टिकट बंटवारे से नाराज प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। इससे पहले सांपला ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे से नाराज विजय सांपला ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे पार्टी ने नामंजूर कर दिया। हालांकि अपने अपने बयान में उन्होंने पार्टी से किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। न मैं नाराज था, न मेरे अध्यक्ष नाराज थे। ये सब मीडिया की अफवाहें हैं। हम चुनाव में पूरी तरह सक्षम है, जीतेंगे और जिस मिशन में मुझे लगाया गया था तो मैं आशा करता हूँ उसमें सफल भी है। खबरों के मुताबिक सांपला फगवाड़ा से सोम प्रकाश को टिकट दिए जाने से खुश नहीं है। वो वहां से अपनी पसंद का प्रत्याशी चाहते थे। बीजेपी ने पंजाब सरकार में अपने 2 मंत्रियों मदन मोहन मित्तल और चुन्नी लाल भगत को भी टिकट नहीं दिया है। हालांकि इसकी वजह बीजेपी ने उनकी उम्र का 75 साल से ज्यादा होना बताया। पंजाब में 4 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। बीजेपी ने अपने सभी 23 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल बीजेपी गठबंधन को इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल विजय सांपला फगवाड़ा से सोम प्रकाश को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है। जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले दिनों सांपला की विजय संकल्प रथ यात्रा के दौरान सोम प्रकाश पर विवाद शुरू करने का आरोप भी लगा था। सोम प्रकाश ने इसके साथ ही करीब 20 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस वजह से सांपला उनसे नाराज थे और उनको टिकट न देने की सिफारिश तक की थी। उनका कहना है कि इससे पार्टी में गलत संदेश जाएगा और इसी सिलसिले में वो अमित शाह से मिले भी आज। और उधर बात करें 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच कुछ अन्य तरह के ऐलान की, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में इन राज्यों पर भी पड़ सकता है। तो ये ऐलान हुआ है कि विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ाने वाले मदरसों में मिड डे मील दिया जाएगा और केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अल्पसंख्यक आयोग की सालाना बैठक के बाद ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मदरसों
के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में इस मसले पर भी सुझाव मांगे गए थे। नकवी ने कहा कि ये सोचना गलत है कि मदरसे भारत का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में मिड डे मील का फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला करीब 1 सप्ताह से भी पहले ले लिया गया था। गौरतलब है कि आज ही एक तरह से नोटिफिकेशन शुरू हो गया है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी, खासकर उत्तर प्रदेश में आज पहले दौर का नामांकन शुरू हुआ और ऐसे में इस घोषणा से विवाद हो सकता था। इसीलिए नकवी ने ये स्पष्ट किया था कि ये फैसला पहले ही ले लिया गया है। नोटबंदी की बात करते हैं, जो कि इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहने वाली है। नोटबंदी के बाद से लोगों के लिए एटीएम के मायने थोड़े बदल गए हैं। 8 नवंबर के पहले लोग एटीएम से पैसे निकालने को लेकर बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। सिर्फ 2 महीने में ही लोगों की सोच और आदत एकदम से बदल गई है। हालांकि स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने की गुंजाइश दिखती है, लेकिन अभी भी एटीएम से पैसे निकालने की सीमा भी बढ़कर 10,000 तो हो गई, लेकिन पैसे नहीं हैं। सरकार का कहना है कि एटीएम की स्थिति 8 नवंबर के पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां सामने दिखती हैं जिनसे निपटना बेहद जरूरी है और आज भी हर आदमी अपने ही पैसे को निकालने के लिए लंबा संघर्ष कर रहा है। एक और जहां पहले एटीएम से पैसे निकालने की औसतन राशि 4,500 रुपए थी, वहीं अब लिमिट 10,000 होने के बाद भी सबको आसानी से पैसा नहीं मिल पा रहा। अभी भी एटीएम पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाए। लोग जहां कहीं एटीएम में पैसा देखते हैं, जरूरत न होने पर भी फौरन निकालने की सोचते हैं। लोगों में नकदी को लेकर इतनी असुरक्षा की भावना अभी भी बनी हुई है। कैश की डिमांड अभी भी सप्लाई से ज्यादा है। नोटबंदी के पहले दिनों में तकरीबन 2.2 लाख एटीएम से हर एटीएम से रोजाना औसतन 125 बार निकासी होती थी, लेकिन उसके बाद अब ये औसत बढ़कर काफी ऊपर चला गया है, क्योंकि लोग घर में ज्यादा पैसा रखना चाह रहे हैं। खास बात यह है कि एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट लगातार बढ़ने के बाद भी ऐसा हो रहा है। निकासी सीमा बढ़ने के साथ ही पैसे निकालने के लिए लोग बैंक जाने के बजाय एटीएम जाना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में औपचारिकताएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। खबरों के मुताबिक अब रोजाना 7,000 करोड़ रुपए एटीएम में डाले जा रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपए रोजाना का था। एक अनुमान के मुताबिक 500 और 2,000 के नए नोट से तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाले जा चुके हैं। ये कुल वापस ली गई नकदी का करीब 60%। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा मजदूरों को झेलनी पड़ी है। नोटबंदी की वजह से आज संगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों का रोजगार छिन गया। रियल एस्टेट सहित कई छोटे कारोबारी सेक्टर में नोटबंदी की वजह से भारी गिरावट आई। ऐसे में अब इन बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और छोटे उद्योगों को पहले जैसी हालत में वापस लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चालू वित्त वर्ष में देश के विकास दर के अनुमान में 1% की कटौती की है, जिसका मुख्य कारण नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे असर को बताया गया है। इसी के साथ IMF ने इसके असर से अगले वित्त वर्ष के अग्रिम अनुमान में भी 0.4% अंकों की कटौती कर दी है। IMF ने इससे पहले 31 मार्च को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इसे घटाकर अब उसने 6.6 कर दिया है। हालांकि 2018 में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% की अनुमानित वृद्धि दर को हासिल कर सकेगी। IMF के वृद्धि दर का अनुमान घटाने के बावजूद भारत विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है और इस बात की तस्दीक फोर्ब्स ने भी की थी और साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की रैंकिंग घटाकर नीचे कर दी थी। अब बात करते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों की, ताकि आप जान सके देश भर में और क्या कुछ होता रहा। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल की एक मीटिंग में तिरंगा उल्टा लगा हुआ था। उसकी फोटो ट्विटर पर सामने आई है। यह मीटिंग अबू धाबी में हुई थी। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अबू धाबी में वहां के ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए थे। पिछले हफ्ते हुई इस मुलाकात में सऊदी सरकार की बड़ी चूक सामने आई, जिस पर गोयल का ध्यान नहीं गया।
जयललिता के निधन के 40 दिन बाद उनकी भतीजी दीपा जयकुमार ने मंगलवार को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वह अपनी बुआ के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगी और राजनीति में उतरेंगी। उनकी रणनीति क्या होगी ये बताने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती का दिन यानी 24 फरवरी को चुना है। 6 महीने बाद गुजरात लौटने पर हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने खादी कैलेंडर मामले के जरिए पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और खुद को गांधी बताते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब 16 मार्च से शुरू होंगी। निर्वाचन आयोग ने यूपी बोर्ड के नए परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। हालांकि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी होना अभी बाकी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि दर्शक क्षमता के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में करीब 1,10,000 लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद उठा सकेंगे। और देश की बात में अब बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरों पर। क्या लोढ़ा समिति की सिफारिशें बाकी खेल संगठनों पर भी लागू होंगी? कई दूसरे खेलों से जुड़े पूर्व खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह केंद्र सरकार को इस बारे में निर्देश जारी करे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लेकर कुछ खास आदेश दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से अन्य खेल संगठनों को भी इसके तहत लाया जाए। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में टाल मटोल करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर तरफ स्वागत किया गया। अब दूसरे खेलों से जुड़े मशहूर खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि वो लोढ़ा समिति की सिफारिशों सभी खेल संगठनों पर लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। 28 पूर्व खिलाड़ियों की इस गुट में अर्जुन पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य सम्मान पाने वाले और पूर्व ओलंपियन भी शामिल हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को 2011 के भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास कोड में शामिल कर लिया जाए तो तमाम राष्ट्रीय खेल संघों और उनकी राज्य इकाइयों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इन लोगों का कहना है कि ऐसा करने से खेल संघों का कामकाज बेहतर होगा और ये देश के हित में होगा। इन खिलाड़ियों ने अपनी दलील में कहा है कि खेल प्रशासन राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से संबंधित खेल को नुकसान पहुंचता है और इसका असर खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण पर पड़ता है और इस सब का खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खास तौर से असर पड़ता है। याचिका में कहा गया कि कई राष्ट्रीय खेल संघों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। साथ ही महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की वजह से लड़कियां खेलों में हिस्सा लेने से हिचकिचाती हैं। लोढ़ा समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और उसकी सिफारिशों को लागू करना बोर्ड के लिए अनिवार्य किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई को विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपियों के और उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। मामले में सुनवाई 1 फरवरी से शुरू होगी। उधर चार्जेस फ्रेम होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से तलाक की अर्जी दायर कर दी है। शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई ने कुछ दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 364 यानी हत्या के मकसद से अपहरण, 302 यानी हत्या, 34 यानी कई लोगों के एक मकसद के लिए साजिश को अंजाम देना, 203 यानी अपराध के मामले में गलत जानकारी देना और 201 यानी सबूत खत्म करने का मुकदमा चलेगा। अगली तारीख 1 फरवरी को रखा गया है। उस दिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस को लाए जाएंगे, फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद विटनेसेस को बुलाया जाएगा। संजीव और इंद्राणी पर 307 यानी हत्या की कोशिश और 120B के तहत अलग से भी केस चलेगा। ये धाराएं उन पर शीना के भाई मिखाइल के मर्डर की साजिश रचने के लिए लगाई गई हैं। इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है। मंगलवार को जब ये तीनों कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें अलग अलग बिठाया गया। सीबीआई ने 19 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि राहुल और शीना के बीच रिश्तों से नाराज होकर ही इंद्राणी ने शीना का मर्डर किया था।
इंद्राणी ने संजीव खन्ना और ड्राइवर की मदद से शीना का मर्डर किया। लेकिन हमें ये देखना है कि इस केस में मोटिव क्या है, गुनाह किस लिए, शीना बोरा का मर्डर हत्या क्यों की गई थी। शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी। कथित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद में अप्रैल 2012 में उसका मर्डर हुआ था। 2015 में एक दूसरे केस में श्यामवर की गिरफ्तारी के बाद शीना की हत्या का राज खुला था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सिवान जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सिवान कारा से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिवान के चर्चित एसिड बाथ डबल मर्डर और उसके गवाह हत्याकांड में तीनों बेटों को खो चुके चंदा बाबू और सिवान के मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने शहाबुद्दीन के मुकदमों को भी दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। इस बीच शहाबुद्दीन की कुछ सेल्फी जो सिवान जेल में उसने ली थी वो मीडिया में सामने आने के बाद शहाबुद्दीन के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गया है। अदालत की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को कठोर निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो गंगा नदी की सफाई को लेकर लगाए गए सीवरेज प्लांट की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार गंगा की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। अकाली दल नेता और SGPC की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की सजा पर रोक लगाने वाली मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही बीबी जागीर की चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फिर गया। इससे पहले कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवानों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी पर BSF से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सभी अर्धसैनिक बलों के अलावा गृह मंत्रालय से भी इस मामले में जवाब मांगा। BSF जवान तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में जवानों को दिए जाने वाले खाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने BSF से जवानों को दिए जाने वाले खाने पर रिपोर्ट मांगी थी, जो कि BSF ने गृह मंत्रालय को सौंप भी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली हवाई अड्डे के पास ध्वनि प्रदूषण के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने NGT से कहा कि दुनिया में सैकड़ों देशों में उड़ानों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इंतजाम है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि उड़ानों से आवाज को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे का कहना है कि वह इस साल मार्च के अंत तक आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के यूरोपीय संघ यानी EU से निकलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। मे ने यह भी कहा कि वो ब्रेक्सिट के फाइनल डील का मसौदा संसद के दोनों सदनों में वोट के लिए रखेंगी। थेरेसा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि EU की बाकी सदस्य इस प्रक्रिया में ब्रिटेन की मदद करेंगे। इस बीच आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी देश की संसद में ब्रेक्सिट पर वोटिंग को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने लंदन में एक संबोधन के दौरान कहा कि ब्रेक्सिट छोड़ने से पहले यूरोपियन यूनियन के साथ तय हुए अंतिम मसौदों को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष सहमति के लिए रखा जाएगा। मे ने कहा कि उनका देश पूरी तरह EU से बाहर निकल जाएगा और इस मुद्दे पर कोई भी बीच का रास्ता स्वीकार नहीं होगा। ब्रिटेन एक आजाद मुल्क की हैसियत से EU में अपने मित्र देशों के साथ नए समझौते करेगा। मे ने जोर देकर कहा कि उनका कर्तव्य है कि ब्रिटेन अपनी शर्तों पर EU से बाहर निकले। आने वाले हफ्तों में ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी देश की संसद में ब्रेक्सिट पर वोटिंग को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ब्रेक्सिट नीति की आलोचना हुई है। विरोध में EU में ब्रिटेन के एम्बेसडर इवान रॉजर्स ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले ब्रेक्सिट पर EU के प्रमुख वार्ताकार माइकल बार्नियर ने
मसौदा तैयार करने में हो रही देरी को लेकर ब्रिटेन को सचेत किया था। दरअसल 2015 आम चुनाव में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जनमत संग्रह कराएंगे और फिर इस जनमत संग्रह में ब्रिटेन के वोटरों ने मामूली बहुमत के आधार पर यूरोपीय संघ से बाहर निकलने यानी ब्रेक्सिट का फैसला किया। ब्रेक्सिट के पक्ष में करीब 52% और यूरोपीय संघ के साथ रहने के पक्ष में 48% वोट पड़े। ब्रेक्सिट के पक्षकारों का कहना है कि जब से ब्रिटेन ने 1975 में ईयू में रहने के पक्ष में वोट किया, ब्रिटेन की ईयू में कभी चली ही नहीं। इन लोगों का तर्क है कि तब से लेकर अब तक यूरोपीय संघ काफी बदल गया है और ब्रिटेन की लोगों की जिंदगियों पर इसका ज्यादा नियंत्रण हो गया है। इन लोगों का मानना है कि यूरोपीय संघ ब्रिटेन को पीछे खींच रहा है। उनके मुताबिक ईयू व्यापार के लिए बहुत सारी शर्तें थोपता है और कई बिलियन पाउंड सालाना मेंबरशिप शुल्क वसूलता है, लेकिन बदले में ज्यादा फायदा नहीं होता। वो चाहते हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से दोबारा अपनी सीमाओं पर नियंत्रण पाले और उनके देश में काम या रहने के लिए आने वाले लोगों की संख्या घटा दे। इस यूरोपीय संघ जिसे ईयू कहा जाता है, इसमें 28 यूरोपीय देशों की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। इसके पीछे सोच ये थी कि जो देश एक साथ व्यापार करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने से बचेंगे। तब से लेकर अब तक ये एक बाजार के तौर पर विकसित हुआ। इसकी अपनी मुद्रा है यूरो, जो 19 सदस्य देश इस्तेमाल करते हैं। ये संघ अब कई क्षेत्रों में अपने नियम बनाते हैं, जिनमें पर्यावरण, परिवहन, उपभोक्ता अधिकार आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले रूस को लेकर शुरू से नरम रहा है और यही कारण है कि उनके इस रवैये को कई लोग शक की निगाह से देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही ट्रंप ने रूस को एक और प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव से रूस और अमेरिका दोनों को फायदा होगा। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद ट्रंप की खासी आलोचना हो रही है। अमेरिका और रूस दुनिया के ऐसे दो मुल्क हैं जिनके पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में कटौती की बात हो रही है। ऐसे में इन दो मुल्कों के पास इतनी भारी संख्या में ऐसे घातक हथियारों का होना बेहद हैरान करने वाला है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ एक ऐसी संधि करने का सुझाव दिया है जो परमाणु हथियारों की संख्या में ठोस कमी और रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देगी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। अब देखते हैं कि क्या हम रूस के साथ कुछ अच्छी संधियां कर पाते हैं। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों में कमी आनी चाहिए। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर चुके ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण रूस इस समय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बहुत से लोग फायदे में हो सकते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध यूक्रेन, सीरिया युद्ध में रूस की सहभागिता और अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए गए कथित साइबर हमलों में उनके जुड़ाव के चलते लगाए गए। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के उलट ट्रंप का रवैया रूस को लेकर नर्म रहा है और ये बात अमेरिका की राजनीति के लिहाज से नई है। ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर कई लोग चिंता भी जता चुके हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनर ने चेतावनी दी थी कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप रूस की ओर से पैदा किए जाने वाले खतरों को समझ नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात सर्दी की कर लेते हैं। उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और इससे मैदानी इलाकों में भी जमकर सर्दी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली की तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पर्यटक जहां सीजन की बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को इसके कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। पूरा उत्तर भारत बर्फबारी की वजह से भीषण ठंड की चपेट में है। हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का जहां एक और सैलानी मजा उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारी बर्फबारी के कारण जहां हिमालयी राज्यों में तापमान 0 से माइनस में चला गया, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीत लहरी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हालांकि इन सबसे बेपरवाह पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
माइंड ब्लोइंग और इतना अच्छा है ना। और मैं चाहता हूँ मेरा देश के नागरिक इसको एंजॉय करने के लिए आए। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में पर्यटक बर्फ में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इससे मनाली में बिजली पानी के रास्ते बंद होने से दिक्कत भी हो रही है। कश्मीर घाटी में भी भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है तो आम सड़कें भी बर्फ से ढकी हुई हैं। अगले कुछ और दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। काफी जगह में बर्फबारी अभी 2 से 3 दिन जारी रहेगी, परंतु उसमें हैवी की संभावनाएं कम हो गई हैं, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफी एरिया में होगी। बर्फबारी का असर हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया, लेकिन पर्यटन के लिहाज से ये मौसम खासा फायदेमंद साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चलिए अब देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, तो बात कर लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 17 जनवरी बहुत ही कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। जानिए कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन हुई थी। जी हाँ, 17 जनवरी 1601 में मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के अभेद्य किले में प्रवेश किया था और 17 जनवरी 1888 में हिंदी के आलोचक और निबंधकार बाबू गुलाब राय देशपांडे का जन्म हुआ था। 17 जनवरी 1941 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से जर्मनी के लिए रवाना हुए थे और 17 जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। 17 जनवरी 1991 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सेना के इराक पर हमला करते ही खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था। 17 जनवरी 1995 में जापान के कोबे शहर में 7.2 तीव्रता के भूकंप में 5,372 लोगों की मौत हो गई थी। और आज हम बात करेंगे सुचित्रा सेन की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सुचित्रा सेन हिंदी फिल्मों के लिए सुंदरता और बेहतरीन अभिनय का एक उम्दा पैकेज थी। सुचित्रा सेन ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में बंगाली फिल्म शेष कोठई से की थी। हालांकि ये भी अजीब विडंबना है कि सुचित्रा की पहली साइन की फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। सुचित्रा ने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी सुंदरता और प्रसिद्धि का आलम यह था कि दुर्गा पूजा के दौरान देवियों की प्रतिमाओं के चेहरे भी सुचित्रा के चेहरे की तरह बनाए जाते थे। 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में उन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी। 1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था, जिसमें सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया। लगभग 25 साल के अभिनय करियर में उन्होंने कई बड़े पर्दे पर कई तरह के किरदार उन्हें निभाए और उसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे से ऐसी दूरी बनाई कि लाइमलाइट से खुद को बिल्कुल अलग ही कर लिया। शायद इसी वजह से हिरनी जैसी आंखों वाली सुचित्रा की तुलना अक्सर हॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो से की जाती है। आज हम आपको उनके कुछ यादगार लम्हों के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।